बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज दोस्तों हमारा टॉपिक है जापान के बारे में आप बात करेंगे। आज जापान की डिटेल क्या है, लेटेस्ट अपडेट जापान से। दोस्तों टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे दिए हुए बेल बटन पे क्लिक करें ताकि एज़ यूजुअल हमारी कोई भी जो नोटिफिकेशन है मिस ना हो। आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारी फेसबुक पेज भी नज़र मारा करें, उस पर भी काफ़ी अपडेट्स मिलती हैं आपको। दूसरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि जिन हजरात को रिक्वायरमेंट्स चाहिए किसी भी कंट्री के लिए, उनसे रिक्वेस्ट ये हमारा पेज खोलें, पेज पे जाएं मैसेंजर के ऊपर। मैसेंजर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। इस पर कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जिस कोई भी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए उस पर क्लिक करें। आप टेक्स्ट मत करें, उस पर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके सामने रिक्वायरमेंट निकल आएंगी। एक तो ये डिटेल मैं आपको बता दूँ, बजाय कि आप व्हाट्सएप करें और वो वेट करें व्हाट्सएप रिप्लाई का, आप खुद ब खुद पेज पे जाएं, पेज पे क्लिक करें मैसेंजर के ऊपर, तो अब लिस्ट ऑटोमेटिक निकल आएगी आपके सामने। जो भी कंट्री का आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए इस पर क्लिक करेंगे तो उस पर रिक्वायरमेंट प्लस आपके सामने डिटेल सारी निकल आएगी। आपको लेट्स सपोज कोई कंट्री ऐसी उस लिस्ट में मौजूद नहीं है, रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड ही हैं। जो ममालिक की रिक्वायरमेंट लिखी है सबकी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। तो शेंजन है, हमने इटली की लगाई हुई है। अब वो इटली की रिक्वायरमेंट पूरी शेंजन की है। फ़र्क स्टेटमेंट में होती है, कुछ 3 मंथ्स मांगते हैं, कुछ 6 मंथ मांगते हैं, बाकी रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड है। ये आज लेटेस्ट अपडेट बताना चाहता था। चलते हैं टॉपिक की तरफ दोस्तों। जापान के बारे में बात करते हैं। काफ़ी मेरे हजरात, मेरे दोस्त, मेरे भाई कह रहे थे समझिए भाई जापान के बारे में वीडियो बनाएं, जापान के बारे में वीडियो बनाएं। तो मैंने कहा ठीक है बनाते हैं जापान के बारे में। तो आज आखिरकार फैसला हुआ कि जापान के बारे भी आ जाए। जापान दोस्तों टॉप 10 ममालिक में आता है, तरक्की याफ्ता ममालिक से हम कहते हैं। G20 में जापान का नाम भी मौजूद है। जापान के नए एम्बेसडर पाकिस्तान में तैनात हुए, एक साल होने वाला है, अराउंड अबाउट साल होने वाला है। जापान पाकिस्तान को काफ़ी इमदाद देता है, जिसकी 3 NGOs एक्टिव NGOs पाकिस्तान में मौजूद है। जापान की काफ़ी हर लिहाज से टेक्निकल सपोर्ट पाकिस्तान को देता है। वीज़े की बात करें, ये जो बातें हैं कि शायद आपके मतलब की ना हो, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। किसी मुल्क में जाते हैं तो अब आपको पता होना चाहिए उस मुल्क के हमारे साथ रिलेशंस क्या हैं। हम जब किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ के अगर हमें उन लोकल उनकी जो आवाम मिलती है तो उनको हम वेल गेस्चर हमको थैंक यू कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस। ये वो हम ये बातें करते हैं, बड़ा इंप्रेस होते हैं ये लोग इस चीज़ों से। ये इसलिए बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब भी कोई मुल्क जाएँ आपको पता होना चाहिए हमारे इस मुल्क से ताल्लुकात कैसे हैं, किस बेस पे ताल्लुकात है। जापान पाकिस्तान को वीज़ाज़ अब भी देना स्टार्ट हुआ कुछ ही 2-3-4 सालों में। पहले इतना जापान वीज़ाज़ पाकिस्तान को नहीं देता था। पाकिस्तानी जापान में मोस्टली जो काम कर रहे हैं वो गाड़ियों के कारोबार में इन्वॉल्व है। वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी हेवी इन्वेस्टमेंट की हुई है जापान के अंदर। दूसरे जो पाकिस्तान से लोग जाते हैं वो कहते हैं हम जापान में वर्क परमिट पे अप्लाई करते हैं। वर्क परमिट जापान ने पाकिस्तानियों को भी लेना स्टार्ट किया है, गवर्नमेंट के थ्रू वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल बताई थी आप लोगों को, स्टोरी में बताई होगी मैंने। खास डिटेल इसकी वर्क परमिट की डिटेल मैंने जापान की नहीं बनाई, ओवरऑल मैंने एक वर्क परमिट डिटेल बताई थी। इसमें बताया था गवर्नमेंट के थ्रू आप जापान के वर्क परमिट ले सकते हैं। इसकी कुछ डिटेल्स हैं वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मौजूद, आप वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों जापान का विजिट वीज़ा अप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। आप इसकी बैंक स्टेटमेंट, वो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अगर आप बिजनेस मैन हैं तो कम से कम 10+ बैलेंस होना चाहिए, 15 लाख तक बैलेंस होना चाहिए। आप जॉब करते हैं तो 10 लाख प्लस बैलेंस होना चाहिए। टैक्स रिटर्न एंटीएन 2 साल के आपके टैक्स होने चाहिए। चैम्बर है तो वो भी साथ अटैच करें। FRC MRC। इन्विटेशन 2 तरीके के होते हैं दोस्तों। एक जापान से आता है गारंटी लेटर। वारंटी लेटर में ये वो बंदा गारंटी देता है कि मैं बंदे भी, हम आम लफ्ज़ में इन्विटेशन कहते हैं, उसका दावतनामा कहते हैं। एक होता है कि टूरिज्म प्लान के ऊपर आप अप्लाई करते हैं। दोस्तों जापान टूरिज़म के लिहाज से इतना फेमस नहीं है, ऑल दो आप अगर इंडेक्स देखें तो उसमें जापान का इतना नाम नहीं आता। जापान मोस्टली बिज़नेस के उसमें कैटेगरी में मशहूर है। लोग ज़्यादातर बिज़नेस करने जाते हैं, चीज़ें परचेज़ करने जाते हैं, उस लिहाज से जाते हैं। बट फिर भी कुछ टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तान में इशू हुए हैं, हमने भी करवाए और कुछ और लोगों ने भी अप्लाई किया तो उनको कुछ वीज़ा लगे हैं। एक बात जापान में जो है जो मुझे बड़ी अजीब लगती है कि इसके रिजेक्शन के बाद 3 कैटेगरी रिजेक्शन होता है इसका। एक होता है आपको वो बैन करते हैं, एक 3 मंथ्स की रिजेक्शन होती है, एक आपको 6 मंथ की रिजेक्शन होती है। अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है वो स्टैम्प भी लगाते हैं पासपोर्ट के ऊपर, साथ आप A, B, C कैटेगरी वो बताते हैं कि B कैटेगरी में आप जो है ना वो 3 से 6 महीने तक आप वीज़ा अप्लाई जापान का नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों रिजेक्ट मोस्टली होता कौन है? मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जापान छोटी एज को टूरिस्ट वीज़ा इशू नहीं करता। अब छोटी एज में कौन आता है? छोटी एज में आता है 18 साल से 22-23 साल तक, जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है,
जिसके अपने नाम पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब ना वो बिज़नेस करता है ना जॉब करता है, किसी के डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर रहा है, जापान उसको वीज़ा नहीं देता। दूसरा वो मैंने देखा है जिसके पास अपने डॉक्यूमेंट है बट ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कहीं ट्रैवल ही नहीं किया हुआ और वो घूमने जा रहा है जापान, उसको जापान वीज़ा नहीं देता। जापान वीज़ा देता किसको है? बिजनेसमैन, प्रॉपर बिजनेसमैन, टैक्स रिटर्न्स मौजूद हों, आपके पास फंड्स ज़्यादा हों, कुछ 4-5 ममालिक आप घूम फिर के आए हों, आपका बिज़नेस उनके जो मुल्क में जो उससे मिलता जुलता हो, उसको वीज़ा जापान देता है। इसमें कुछ शक वाली बात नहीं है। कुछ ट्रैवल एजेंट्स अप्लाई करवाते हैं छोटी एज को, क्योंकि वो कहते हैं हम आपको जॉब देंगे वहाँ जापान। एक बात मैं आपको बता दूँ, जापान ने अगर वीज़ा रिजेक्ट करना स्टार्ट किया उसके एक रीज़न भी है और डिपोर्ट करने का एक रीज़न भी है। ज़्यादातर लोग जाते हैं जिनके पास कोई पर्पस विजिट नहीं है जापान, जब जाते हैं वो असाइलम लेते हैं। दोस्तों जापान असाइलम नहीं देता, मैं क्लियर बता दूँ, क्लियर कर दूँ। काफ़ी पाकिस्तानी मेरे भाई गए हैं वहाँ पे असाइलम लेने के लिए, बट जापान ने उनको रिजेक्ट किया, डिनाई किया और उनको पकड़ के डिपोर्ट कर दिया गया है। आप अगर सुनते होंगे अखबारात में, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो नज़र आता होगा। जापान लोग कहते हैं कि जी असाइलम मिलता है, जापान अब असाइलम नहीं देता। मैं उन लोगों, काफ़ी मेरे क्लाइंट्स हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी ऐसे क्लाइंट हैं जिनको वीज़े लगे, मैं मिला ही नहीं, मैं फिर भी कांटेक्ट में, तो उनकी तरफ से भी इंफॉर्मेशन आई है कि सर असाइलम का सिस्टम यहाँ पे नहीं है, जापान बहुत महंगा मुल्क है। मैं वहाँ पे कुछ अमेरिकन एम्बेसी में कुछ मेरे दोस्त जो पहले पाकिस्तान में तैनात थे, वहाँ पे गए, वो लाखों में फ़ीस पे करते हैं। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, लाखों में फ़ीस कैसे। बच्चों की फ़ीस जो है वो 40 लाख रुपया है, 40 लाख उनकी यन बनती है वहाँ, तो उनकी जितनी फ़ीसेज़ हैं वो सारी लाखों में है। जापान में सर्वाइव करना एक नॉर्मल बंदे के लिए आसान नहीं है। अगर इतना समझते हैं कि आसान है, जॉब वाले बंदे के लिए, प्राइवेट बंदे के लिए वहाँ पे सर्वाइव करना बिल्कुल आसान नहीं है। लिहाजा मैं रिकमेंड करूँगा कोई भी जो जाना चाहता है वहाँ पे जॉब के लिए, ख़ुद से जॉब ढूंढने का वीज़े के ऊपर मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। आप जापान ना जाएं, आप बहुत मुश्किल सर्वाइव कर सकें वहाँ पे आप। दूसरी बात, डिपोर्ट बहुत करता है जापान, बिल्कुल सच है, डिपोर्ट करता है। बट प्रॉब्लम किस में है, डिपोर्ट कैसे करता है वो? डिपोर्ट इस तरह करता है, आप जा रहे हैं, आपके पास आपको पता होना चाहिए। मैं बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स, मैंने हर बार बोला है कि जब भी ट्रैवल करें आपके बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स आपके बैग में होने चाहिए, कॉपीज़ होनी चाहिए, बिज़नेस कार्ड होना चाहिए। आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, पूछते हैं कि आपकी डिस्क्रिप्शन क्या बिज़नेस की, आप अपनी डिस्क्रिप्शन बताएं, मैं इस तरह कारोबार करता हूँ, मैं यहाँ पे करने क्या आया हूँ। जो आपने ट्रैवल प्लान या जो आपने अगर इन्विटेशन दिया था जापान एम्बेसी के अंदर, वो प्लान आपको याद होना चाहिए, किस बंदे ने दिया है, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, आपके साथ लिंक क्या है उस बंदे का। पेपर तो आपको पेपर थोड़ी देंगे कि पेपर पढ़ के बताएं, वो वैसे ही इमिग्रेशन ऑफिसर पूछते हैं कंपनी मिल जाके आपको कि प्लीज़ बताएं। अगर आप ऑथेंटिकली स्ट्रांगली आपने उसको जवाब दिया, यकीन करें वो आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे। मगर जब आपने, होता क्या है, डिपोर्ट होता कौन है, मैंने मंगवाया इन्विटेशन, ट्रैवल वो कर रहा है, मैंने फ़ाइल रेडी की, ट्रैवल वो कर रहा है, मैंने वीज़ा अप्लाई कर दी, वीज़ा लेट सपोज लग गया, उसको खबर ही नहीं है कि जिस बेस पे मेरा वीज़ा लगा वो वीज़ा क्या था। जब वो ट्रैवल करता है, वहाँ जाता है, क्वेश्चन पूछते हैं, उसको पता ही नहीं होता उसको, यहाँ डिपोर्ट होता है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? जब आपको सिखाया ही जाता आपको। प्रॉब्लम कहाँ पे है? जब बताया ही जाता आपको, भाई अगर जा रहे हैं ABC बोलना है वहाँ आपने, मैं ये हूँ, मुझे इसने ये बुलाया, मैं इधर वहाँ रहूँगा, मेरे पास इतने फंड्स हैं, मैं किसी बोझ नहीं बनूंगा, मैं गवर्नमेंट से फ़ंड नहीं लूँगा। ये 2-4 बातें हैं जो उनको बताते हैं। डिपोर्टेशन नहीं होती, डिपोर्ट करना इतना आसान नहीं है होता। जो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा होता है वो चेक एंड बैलेंस करके डिपोर्ट करता है, कोई वैसे विदाउट रीज़न वो डिपोर्ट नहीं करता। दूसरा, आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको, जब जापान जाए तो 4-5 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखें आप। जापान में अगर किसी का इत्तेफाक हुआ जाना हो तो जापान की हर गली में, जो मेन टोक्यो, हर गली के अंदर ग्रीन टी बड़ी मशहूर है वहाँ पे। ग्रीन टी जो है वो हर बॉक्स के अंदर लगी हुई है, आप पी के वहीं पे आप डिस्पैच कर देते हैं उसको। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जापानियों के लिए। दूसरा, जापानियों में बड़ी मज़े की बात यह है कि वो, अगर आप बीमार हैं या नहीं हैं, जापानीज़ मोस्टली मास्क लगा के फिरते हैं। ये कभी नोट कीजिए कि कभी जापान जाने का इत्तेफाक हुआ तो जापान में जितने लोग हैं वो इनसे पूछते हैं कि भाई आप मास्क क्यों पहनते हैं? कहते हैं यार मैं ठीक हूँ, शायद मेरे सामने वाला बंदा बीमार हो तो मैं उससे बीमार नहीं होना चाहता। ये कोई अच्छी उनकी एक आदत है। जापानी दुनिया के उन 20 ममालिक 20 लोगों में शुमार होता है जिसकी एजेस 90+ जो लोग हैं जापान में, 20 लाख लोग जो है वो 90+ हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बड़े हार्ड वर्किंग लोग हैं, मेहनती लोग हैं। जापानियों की जो मिसालें हमारे किताबों में मौजूद हैं, दुनिया मिसाल देती है कि कैसे मुहज़्ज़ब लोग हैं जापानी, बड़े ही वेल इक्विप्ड लोग हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे हैं। मैं आप लोगों को नौजवान तबकों को मशवरा दूँ,
सकाफ़त सीखनी है, सकाफ़त तो आप जापानियों सीखें। कैसे तरक्की करते हैं वो लोग, कैसे अपना आप को उन्होंने संवारा है। बड़ी मिसाल है जापान की, मैं बता दूं आपको। एक और, अगर आप मेट्रो में जा रहे हैं तो कॉल पे बात मत करें। अगर फ़ोन आपको आ जाए तो आप कोशिश करें फ़ोन पे बात मत करें। ये गैर महज़ब तरीका है, उसको वो जापानीज़ बुरा समझते हैं। जो कि स्टिक्स हैं, आप जैसे खाना खाते हैं स्टिक्स हैं, अगर स्टिक को आप किसी और प्लेट में लाकर उसको उठाना चाहते हैं वो भी वो गलत समझते हैं, उसको बुरा समझते हैं। ये जो चीज़ें, अगर जापान जिन चीज़ें अवॉइड करेंगे वो आपको वेलकम करेंगे। सफाई पसंद कौम है, आपको याद हो, नहीं तो मैं याद करवा देता हूँ। वर्ल्ड कप हुआ था जापान में, वर्ल्ड कप फुटबॉल का, तो जापानी स्टेडियम के अंदर हर जगह गंद ही गंद था। तो जब वो मैच ख़त्म हुआ तो जापानी आवाम ने उस स्टेडियम साफ़ किया था, गंद बला ख़ुद उठाया था, किसी कंपनी ने आकर नहीं उठाया। ये एक महज़ब कौम की अलामत है। जापान के CEO जो है, एयरलाइन के CEO जो है, वो लाइन में लग के खाना लेते हैं। वो किसी ऑर्डर नहीं करते खाना, वो लाइन में, जो स्टाफ की लाइन में उसमें लग कर अपने खाना मंगवाते हैं। कंपनी के CEO की बहुत बड़ी पोजीशन होती है दोस्तों। ये वो चंद मिसालें हैं जो मैं आपके सामने रखा मैंने, कि जब जापान जाए तो इन चीज़ों का ख्याल करें। बट ये आजकल लोगों को कहा जाता है कि जापान 25 लाख है, जापान की एम्बेसी फ़ीस तो है ही नहीं। जापान की सिर्फ डॉक्यूमेंट अगर कोई रेडी करता है तो उसके कोई डॉक्यूमेंट है। जापान की अपनी कोई एम्बेसी फ़ीस नहीं है। इस्लामाबाद में इनका एम्बेसी है, कराची में इनका कौंसलेट है। अभी किसी की अपॉइंटमेंट स्टार्ट नहीं हुई। मुझे लास्ट वीक किसी ने जापान की अपॉइंटमेंट सेंड की थी, बट वो अपॉइंटमेंट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए थी, ऑफिशियल पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट थी। वो अपॉइंटमेंट नॉर्मल पासपोर्ट के लिए नहीं है, और वो सिर्फ कराची लोगों के लिए थी जो कराची में डिप्लोमेटिक मिशन है उनके लिए। फिलहाल न्यूज़ है दोस्तों, जापान स्टार्ट नहीं हुआ, ऑफिशियल डेट नहीं। हाँ, जापान ने कुछ ममालिक के लिए वीज़ा ओपन कर दिया है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इन ममालिक के लिए वीज़ा स्टार्ट कर दिया है। फ़्लाइटें भी स्टार्ट कर दी है। इन ममालिक के क्यों किया है? क्योंकि इनके केसेस बहुत कम थे कोविड-19 की वजह से, जिसकी बिना पे जापान ने अपना वो स्टार्ट कर दिया है। पाकिस्तान में कब ओपन करेंगे, कोई उम्मीद अभी तक नहीं दिखाई दे रही। कोविड-19 केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, लिहाजा वो जब भी ओपन करेंगे बहुत समझ करेंगे। तो अभी तक ऑफिशियल अपडेट्स ये है कि जापान एम्बेसी फ़िलहाल मेरे ख्याल से जुलाई के महीने तक क्लोज़ है, ऐसे कोई अपडेट नहीं वो ओपन करें। मैं उम्मीद करता हूँ जो लोगों ने कहा था कि जापान की वीडियो बनाएं, उनको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा पहुँचा होगा। अगेन बोलता हूँ, छोटी एज के बंदे जापान वीज़ा अप्लाई ना करें, फ्रेश पासपोर्ट वीज़ा आपको नहीं मिलना। तब तक के लिए ये अल्लाह हाफ़िज़।